हेलो दोस्तों, आप सभी का एमकेवी वैद्युत पाठशाला में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसे टॉपिक पर अपना वीडियो लेके आया हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस टॉपिक के बारे में जानने की इच्छा सभी के मन में रहती है। खासकर से जब हम लोग छोटी एज में हुआ करते थे तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है या लाइट या बिजली वो कहाँ से आती है और कैसे बनती है और कैसे वो हमारे घरों तक आती है। तो ये हम लोग अक्सर पूछा करते थे और उस समय जो हम लोगों को जवाब मिलता था शायद उस समय हम लोग ना समझ होते थे या हमारे पास इतनी नॉलेज चीज़ों को समझने की नहीं होती थी, तो हम लोग समझ नहीं पाते थे। लेकिन आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद इसके बारे में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर डेवलप कर लेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है और कैसे किन किन स्टेप से हमारे घर तक आती है। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों तक आती है वो 3 स्टेप्स में होकर के आती है। तो उन तीनों स्टेप्स के नाम है, पहला स्टेप है जनरेशन या फिर उत्पादन, दूसरा स्टेप है ट्रांसमिशन या फिर प्रेषण, तीसरा स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वितरण। तो मैं इन तीनों स्टेप्स के नाम बोर्ड पे लिख देता हूं और बोर्ड पे टॉपिक का नाम भी लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो या फिर स्लैश सिंगल लाइन डायग्राम एसएलडी। अब मैंने एसएलडी क्यों लिखा है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जो हो रही है, जो हमारे घरों तक आ रही है या इंडस्ट्री तक आ रही है या जिसका हम यूज कर रहे हैं, तो उसको हम समझने के लिए एक सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे और सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू ये जो 3 स्टेप्स मैंने बताए आपको, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, उस सिंगल लाइन डायग्राम में हम उसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि ये तीनों स्टेप्स कहाँ कहाँ पे होते हैं और कैसे ये यूजफुल हैं इलेक्ट्रिसिटी को हमारे घरों तक पहुंचाने में। जैसा कि बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा, पहला स्टेप्स क्या है? जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन नाम से ही पता चल रहा है कि जनरेशन मतलब क्या होगा, जहां पे लाइट बनती है, जो इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी लाइनें सबने देखी होंगी जिसमें बहुत बड़े बड़े खंभे लगे रहते हैं, उसके थ्रू उस इलेक्ट्रिसिटी का क्या किया जाता है, ट्रांसमिशन किया जाता है। इसके बाद जो लाइट हमारे घरों तक आती है तो उसमें कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तीनों स्टेप्स हम लोग एक पहले सिंगल लाइन डायग्राम बना लेते हैं, फिर वहां पे अच्छी तरीके से इसके बारे में जानते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि बोर्ड पे मैंने एक सिंगल लाइन डायग्राम बनाया है जो कि ये तीनों स्टेप्स जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रहा है। तो यहाँ पे इसको सिंगल लाइन डायग्राम बोलते हैं, एसएलडी। इसके थ्रू चीजों को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स हम लोग इसके बारे में अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जनरेशन। तो जनरेशन यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, जनरेशन को मैंने कुछ इस तरीके से दिखाया है। जनरेशन इंडिया में कितने पे होता है? 11 kV 50 हर्ट्ज। जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है वो कितना है? 11 kV 50 हर्ट्ज। इससे ऊपर भी हम लोग जनरेशन कर सकते हैं। ठीक है, जनरेशन कौन करता है? अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्यों बोलते हैं इसको? जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारे पास जो सप्लाई आती है घर में, वो कैसी सप्लाई आती है? एसी सप्लाई आती है। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो 2 टाइप की होती है, एसी और डीसी। इसके बारे में सबको आइडिया होगा कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एसी और डीसी होती है। लेकिन हमारा जो पूरा पावर फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो या बिजली का जो फ्लो होता है हमारे घर तक, वो किसमें होता है? एसी में होता है। और एसी जो बनाता है उसको बोलते हैं अल्टरनेटर। अल्टरनेटर एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट को जो जनरेट करता है उसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर बेसिकली एक डिवाइस है या एक मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हमें आउटपुट पे एक अल्टरनेटिंग करंट या इलेक्ट्रिसिटी देता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो 11 kV 50 हर्ट्ज पे जनरेट इंडिया में की जाती है। अब ये अल्टरनेटर की सहायता से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो 11 kV पे करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? एक ट्रांसफार्मर, ये एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर क्या करता है? इस वोल्टेज को अप कर देता है, बढ़ा देता है। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को कि यहाँ पे जो वोल्टेज है जनरेशन का वो कितना है? 11 kV। मैंने उसको यहाँ पे दिखाया कि एक ट्रांसफार्मर लगा करके इस वोल्टेज को कितना किया गया? 132 kV, या फिर कोई और रेंज भी हो सकती है, जैसे कि 66 kV हो सकता है, 440 kV भी हो सकता है। मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया 132 kV, जो कि बहुत ज्यादा है। ये 11,000 और ये 132,000। ठीक है, तो ये काम कौन कर रहा है? ट्रांसफार्मर कर रहा है। ये कैसा ट्रांसफार्मर होगा? ट्रांसफार्मर बेसिकली जो होते हैं
दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाता है, और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को कम करता है। तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? भाई ये क्या कर रहा है, वोल्टेज को बढ़ा रहा है, जो वोल्टेज को बढ़ाएगा उसको कौन सा ट्रांसफार्मर बोलेंगे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के उसको वोल्टेज को कितना कर दिया, 132,000, या जैसा कि हमने अभी बताया कि इसको और भी वोल्टेज, दूसरे वोल्टेज भी कर सकते हैं, 440 kV कर सकते हैं या 66 kV करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग वो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं। और ये जो स्टेप्स है, पहला स्टेप जनरेशन हो गया, दूसरा स्टेप्स जो है उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ट्रांसमिशन के दो पार्ट हैं, एक है प्राइमरी ट्रांसमिशन और दूसरा है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। अब क्या करते हैं, इस 132,000 जो वोल्टेज है इसको क्या करते हैं, 33,000 वोल्टेज में इसको फिर से क्या कर लेते हैं, डाउन कर लेते हैं। देखो 132,000 से हमने क्या किया, 33,000 यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, तो ये काम कौन करेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वोल्टेज डाउन हो रहा है। ठीक, तो इस ट्रांसफार्मर का नाम क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक, तो ये जो स्टेप्स है, पहला स्टेप जनरेशन, दूसरा स्टेप प्राइमरी ट्रांसमिशन, तीसरा स्टेप जब हमने हाई वोल्टेज को उसको 33 kV में कन्वर्ट किया, ये भी हाई वोल्टेज है, जब इसमें कन्वर्ट किया तो इस स्टेप्स को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ठीक है, अब ये जो 33,000 जो वोल्टेज है इसको फर्दर एक ट्रांसफार्मर लगा के इसको किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, 11 kV। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे दिखाया है, और ये एक ट्रांसफार्मर लगा है, तो ये ट्रांसफार्मर कैसा होगा, ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, क्योंकि ये वोल्टेज को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। 33 से हम किस पे आ गए, 11,000 kV पे आ गए। ठीक है, फिर 11,000 kV को क्या करेंगे, एक ट्रांसफार्मर लगा के उसको 240 वोल्ट या 440 वोल्ट, अभी इसके बारे में समझेंगे कि 240 वोल्ट या 440 वोल्ट मैंने क्यों लिखा है। तो ये भी क्या कर रहा है, वोल्टेज को डाउन कर रहा है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा क्या होगा, ट्रांसमिशन। अब यहां से शुरू होता है तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसको हम दो तरीके से बांट सकते हैं, एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और एक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब वोल्टेज को फर्दर हम डाउन करते हैं 11 kV पे, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ये 11 kV को हम क्या करते हैं, हमारे घरों पे सप्लाई आती है, सबने देखा होगा, सबके घर पे जो सप्लाई आती है कितनी होती है, 240 वोल्ट। या फिर कोई इंडस्ट्री है जहां पे बहुत बड़ा काम होता है, जहां पे 3 फेज की मशीनें हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे 440 वोल्ट और 240 वोल्ट दोनों सप्लाई आती हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, 11,000 की सहायता से बनाते हैं। 11,000 के बाद हम क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, और ये जो स्टेप्स है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसको हमने दो पार्ट में यहाँ दिखाया है कि फेज टू न्यूट्रल जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 240 वोल्ट या 230 वोल्ट भी हो सकता है, और जो फेज टू फेज वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 440 वोल्ट। तो ये पूरा पावर फ्लो आपको यहाँ पे दिख रहा है किसके थ्रू, सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये जो मैं 3 स्टेप्स की बात कर रहा हूँ, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जनरेशन 11,000 पे किया, फिर उसको 132,000 किया, 132,000 को फर्दर स्टेप डाउन किया 33,000, 33,000 को फर्दर स्टेप डाउन किया 11,000, फिर 11,000 को फर्दर हमने स्टेप डाउन किया 240 वोल्ट जो हमारे काम की सप्लाई है। ठीक है, हम घर पे 11,000 नहीं यूज कर सकते ना, 11,000 सप्लाई नहीं आती, क्योंकि हमारे पास जितने भी घर पे जो इक्विपमेंट लगे होते हैं वो किस पे काम करते हैं, सबने देखा होगा उस पे रेटिंग लिखी होती है 240 वोल्ट। ठीक है, तो हमें उसको स्टेप डाउन करना है, तो यहाँ पे 240 वोल्ट लगा करके जो हमारे घरों में मीटर्स की सहायता से आती है उसको हम लोग यूज करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा और इस पे डिस्कशन करते हैं कि जनरेशन, जो इंडिया में जनरेशन होता है, तो जनरेशन सबको समझ में आ गया कौन करता है, अल्टरनेटर करता है, या उसको बोलते हैं सिंक्रोनस जनरेटर। अल्टरनेटर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अल्टरनेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो सब लोगों ने जैसे एक छोटा मोटा अल्टरनेटर सबने देखा होगा कि जब कोई फंक्शन होता है सभी के घरों में या शादी ब्याह होता है, तो वहां पे हम लोग एक छोटा सा अल्टरनेटर या जनरेटर लेके आते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जब उसको रोटेट करते हैं इंजन की सहायता से, डीजल इंजन की सहायता से, तो हमें आउटपुट पे क्या देता है, वो हमें करंट देता है या इलेक्ट्रिसिटी देता है। ठीक है, तो ये तो क्या होगा कि हम छोटे लेवल पे लाइट को जनरेट कर रहे हैं जो हमारा किसी फंक्शन में काम आ रही है। लेकिन अगर हम कंट्री लेवल पे बात करें तो क्या वहां पे जो अल्टरनेटर लगा होगा वो बहुत बड़ा लगा होगा, और अगर उसको हमें घुमाना है तो उसको घुमाने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी हम लोग बनाते हैं वो कई चीजों से बना सकते हैं, कोयले से बनाते हैं,
पानी से बनाते हैं। इंडिया में जो मैक्सिमम जनरेशन होता है वो किससे होता है? कोयले से होता है। सबने अभी सुना होगा कि कोयले की शॉर्टेज हो रही है जिससे लाइट के जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो कोयले से भाई कैसे लाइट बन रही है, ये भी चीज हम लोग को समझ में आनी चाहिए। अब हम लोग एक एक करके इन तीनों स्टेप्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरेशन। ठीक है, जनरेशन कौन करता है इंडिया में? एनटीपीसी। ये नाम सब लोग याद कर लें। मैक्सिमम जो जनरेशन होता है किसके थ्रू होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और जनरेशन में जो यूज होता है वो कोल यूज होता है, वाटर यूज हो सकता है। इंडिया का जो मैक्सिमम जनरेशन है कोल के थ्रू किया जाता है, लगभग 70 to 75% जो जनरेशन है वो किसके थ्रू होता है? कोयले के थ्रू होता है। और जहां पे कोयले के थ्रू जनरेशन होता है उस प्लांट को क्या बोलते हैं? उस प्लांट को बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पे हम क्या करते हैं, पहले कोयले को जलाते हैं, फिर उससे क्या करते हैं, पानी को बॉयलर में गर्म करते हैं, और वहां से जो हमें हीट मिलती है, पानी को जब गर्म करेंगे क्या होगा, वहां से हीट को हम करते हैं हाई प्रेशर में कन्वर्ट, और उसको हाई स्पीड से क्या करते हैं, ये जो अल्टरनेटर है ना, अल्टरनेटर को उस हीट की सहायता से, उस हीट के प्रेशर की सहायता से हाई स्पीड से घुमाते हैं, जिससे जो मैकेनिकल एनर्जी हमने अल्टरनेटर में दी वो हमें किसमें मिलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? थर्मल पावर प्लांट। कौन करता है? इस एनटीपीसी। कितना परसेंटेज है? 72 से 75%। मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें कि हमारे जो लाइट का जनरेशन 100% है, 100% में 72 से 75% पोर्शन कौन कवर करता है? थर्मल पावर प्लांट। अब दूसरा जो हम यूज करते हैं वाटर का। वाटर में क्या होता है? डैम बना करके, बांध बना करके हाइट से पानी गिराते हैं टरबाइन के ऊपर, और टरबाइन की जो शाफ्ट होती है वो अल्टरनेटर से कनेक्टेड होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या है, ये अल्टरनेटर है, ये इसकी शाफ्ट है, और ये क्या है? टरबाइन है। ठीक है, और इस टरबाइन में ब्लेड लगी होती हैं, और इस ब्लेड पे जब पानी गिराते हैं तो ये ब्लेड क्या होंगी? रोटेट करेगी, जिससे क्या होगा, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी अल्टरनेटर को मिलेगी शाफ्ट के थ्रू, और अल्टरनेटर क्या करेगा? आउटपुट पे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करके देगा। ठीक है, तो ऐसे जो प्लांट जहां पे हम पानी के थ्रू लाइट बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रो पावर प्लांट। इसका हम लोग नाम ले लेते हैं हाइड्रो, मतलब क्या होता है? वाटर। हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, और ये लगभग कितना लाइट बनाती है? 20 से 23% लाइट। 20 से 23% लाइट जो है टोटल लाइट का किसके थ्रू बनता है? पानी के थ्रू या फिर हाइड्रो पावर प्लांट। दोनों प्लांट में जो हम लोग अल्टरनेटर का यूज करते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। नॉर्मली जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें सिलेंड्रिकल पोल टाइप का अल्टरनेटर यूज करते हैं, और जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं उसमें किसका यूज करते हैं? साइलेंट पोल टाइप का अल्टरनेटर। ठीक है, तो ये जो सिलेंड्रिकल और साइलेंट पोल की मैं बात कर रहा हूं, ये अभी आप लोगों को शायद ना समझ में आ रही हो, लेकिन जब हम लोग डिटेल्स में आगे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग जब अल्टरनेटर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब वहां पे आपका ये डाउट कि भाई यहाँ पे हम सिलेंड्रिकल और यहाँ पे साइलेंट पोल अल्टरनेटर का यूज क्यों करते हैं, ये साइलेंट और सिलेंड्रिकल पोल कैसे बने होते हैं, तो हम लोग आने वाले टाइम में सीखेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम कहें 100% लाइट है तो 100% लाइट बोलोगे 72 से 75% कहां बन गया? थर्मल से, और 20 से 23% लाइट कहां से बन गई? वाटर से। तो लगभग कह सकते हैं मैक्सिमम 100% का लगभग 98, 97, 98% लाइट इन्हीं दोनों चीजों से इंडिया में जनरेट होती है। बाकी का जो 1 या 2% बचा तो उसमें आजकल क्या चल रहा है? सोलर का आजकल ज्यादा चल रहा है। इसके अलावा विंड से हम जनरेट करते हैं, या समुद्र में जो टाइडल ज्वार भाटा आते हैं तो वहां से जो हमें मैकेनिकल एनर्जी मतलब प्राप्त होती है उसके थ्रू भी हम लाइट का जनरेशन करते हैं। या फिर एक और प्लांट है जिसका नाम आप लोग शायद सुने होंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या करते हैं? जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, तो उनसे जो हमें एनर्जी मिलती है उस एनर्जी की सहायता से हम क्या करते हैं? अल्टरनेटर
हीट अल्टरनेटर की शाफ्ट को रोटेट कराते हैं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अल्टरनेटर को हमें रोटेट कराना है। ठीक, उस रोटेट कराने के लिए हमें मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। अगर वो मैकेनिकल एनर्जी हमें कोयले से मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, थर्मल पावर प्लांट। अगर वो मैकेनिकल एनर्जी हमें पानी से प्राप्त हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रो पावर प्लांट। अगर वो मैकेनिकल एनर्जी हमें न्यूक्लियर रिएक्शन से प्राप्त हो रही है तो ऐसे प्लांट को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगर वो हमें हवा से प्राप्त हो रही है, हवा की स्पीड से, तो उसको क्या बोलेंगे, विंड पावर प्लांट। अगर वो हमें सोलर से प्राप्त हो रही है एनर्जी, सोलर में तो अल्टरनेटर का यूज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सोलर क्या करता है, ऑटोमेटिक वो लाइट जनरेट करके देता है। सोलर उसमें सेल्स लगी होती है, उसके थ्रू हम आजकल लाइट जनरेशन कर रहे हैं। और आजकल क्या है कि जो अपना स्कोप है सोलर वाला ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि सोलर में हम सन की सहायता से, सूरज की जो किरणें होती है उसके थ्रू लाइट बनाते हैं। ठीक है, तो क्या है कि वो जो एनर्जी है जो सन से हमें प्राप्त होती है वो कभी भी खत्म ना होने वाली एनर्जी है। कोयला है तो हम लोग सुनते हैं कि क्या हुआ, कोयले की शॉर्टेज हो गई। ठीक है, तो क्या होता है, जनरेशन कम हो जाता है, तब क्या होता है, हम लोगों का पावर जो होता है फेलियर ज्यादा होने लगता है। अब जल्दी ही जब गर्मियों का मौसम था तो ये हम लोग आए दिन न्यूज़पेपर में देखते थे कि कोयले की शॉर्टेज की वजह से लाइट के जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे हिसाब से ये जनरेशन सबको समझ में आ गया होगा। और जनरेशन में एक चीज और भी समझने लायक है कि जनरेशन जो होगा वो कहाँ पे होगा, ये प्लांट जो होंगे वो कहाँ पे होंगे। तो ये जो प्लांट होंगे, ये सबको पता है कि भाई जनरेशन करना है तो वहां पे क्या होगा, मशीनें लगी होंगी तो पोल्यूशन होगा। तो ये हम किसी भी सिटी में, जैसे मान लो एक लखनऊ सिटी है या बाराबंकी शहर है, तो ये सिटी के अंदर प्लांट्स नहीं हो सकते हैं जनरेशन। ये थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, ये क्या होंगे, बहुत दूरी पे होंगे जहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो, आबादी बिल्कुल ना हो। एक तो ये रीजन हो गया पोल्यूशन वाला। दूसरा रीजन हो गया कि भाई इसको लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत बड़ा स्पेस चाहिए। तो बहुत बड़ा स्पेस आबादी वाले एरिया में नहीं मिल सकता है, हमें कहाँ मिलेगा, जहाँ पे सुनसान एरिया है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो जनरेशन होगा वो कहाँ होगा, हमेशा बहुत दूरी पे होगा। जो शहरी एरिया है, जो ग्रामीण एरिया है, वहां से काफी दूरी पे होगा। ठीक है, तो जनरेशन के बारे में इतनी ही नॉलेज सफिशियंट है। अब अगला स्टेप्स आता है ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ट्रांसमिशन तो बहुत सिंपल है कि हम ट्रांसमिशन में क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमें बस ट्रांसमिशन में इतना समझना है कि ये वोल्टेज को बढ़ाना क्यों पड़ रहा है, ऐसा क्या है कि वोल्टेज को बढ़ाने से हमें क्या क्या फायदे मिल जाते हैं। ठीक, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक क्वेश्चन सबके दिमाग में आना चाहिए कि भाई हम 11 केवी पे जनरेशन कर रहे हैं और हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 11 केवी है। ये देखो, ये जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 11 केवी। तो हमने ये बीच में जो ट्रांसमिशन, ये जो स्टेप्स लगाया जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में, ये ट्रांसमिशन जहां पे हम वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो इसकी जरूरत क्या पड़ी। भाई हम 11 बना रहे थे, हमें यहाँ 11 चाहिए तो हम बीच में ही ना लगाते। ठीक है, तब भी तो हमारा काम हो जाता है। तो हमें इस स्टेप्स की जरूरत क्यों पड़ी, अब हम इसको यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है, हमने पहला पॉइंट अभी आप लोगों को बताया कि जो जनरेशन होगा वो क्या होगा, सिटी से या ग्रामीण एरिया से बहुत दूरी पे होगा। ठीक, अब हमने वहां पे 11 केवी 11,000 वोल्टेज जनरेट किया और वो जब लाइंस के थ्रू, कंडक्टर के थ्रू यहाँ पे आएगा या हमारे घरों में आएगा या सिटी या ग्रामीण एरिया में आएगा। अगर हम उस वोल्टेज को स्टेप अप ना करें, उस वोल्टेज को ना बढ़ाएं, तो क्या होता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें वोल्टेज का क्या होता है, ड्रॉप होता है। तो वो 11 केवी कम होते 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 में भी हो सकता है यहाँ पे बहुत कम बचे। एक तो पहला रीजन ये हो गया कि भाई ये 11 केवी हमने जनरेशन किया और ये बहुत दूरी पे है, हमारा जो शहर है या हमारा जो गांव है वहां से काफी दूरी पे प्लांट है। तो यहाँ हमारे शहर में या ग्रामीण एरिया में जहां भी ये डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक आने में इसकी वैल्यू काफी डाउन हो जाएगी क्योंकि वोल्टेज का क्या होता है, कंडक्टर्स में ड्रॉप होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें वोल्टेज को क्यों बढ़ाना पड़ा, तो इसके लिए हम लोग समझ लेते हैं। जब ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है, जब हम ट्रांसमिशन, पहले हम यहां पे लिख लेते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन 132 केवी मतलब हाई, वेरी हाई वोल्टेज, या इसको बोल देते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, EHV, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, जब वोल्टेज को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो हमारा जो कंडक्टर का साइज है, कंडक्टर का
साइज वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, ये एक डेरिवेशन है, ये एक फार्मूला है जहां पे ये निकल के आता है कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ा दें तो क्या होगा, वहां पे जो कंडक्टर्स हमें यूज करने पड़ेंगे, जो तार हमें यूज करने पड़ेंगे जिसके थ्रू लाइट आ रही है, उसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब इससे फायदा क्या होगा भाई, फायदा ही फायदा है। अगर कंडक्टर्स का साइज कम हो गया तो क्या होगा, कंडक्टर्स की लागत, जो कंडक्टर्स को लाइन बिछाने में जो लागत आ रही है, जो पैसा लग रहा है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई कॉपर कंडक्टर्स किसके बने होते हैं, कॉपर या एल्यूमिनियम के, तो वो खर्चा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मेन हमारा पर्पस क्या रहता है कि हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो लाइट मिले कंज्यूमर, यहाँ पे हम लोग बैठे ना, यहाँ जो लाइट ले रहे हैं, अगर गवर्नमेंट का खर्चा यहाँ पे ज्यादा लग गया है, यहाँ पे गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा लग गया, तो वो जो खर्चा यहाँ पे लगा इस पूरे ट्रांसमिशन को या इस पूरे सिस्टम को बिछाने में, इसको इंस्टॉल करने में, तो वो खर्चा किससे लेगी, कंज्यूमर से लेगी। तो यहाँ पे हमें जो बिजली का रेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, महंगा मिलेगा। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि कंज्यूमर को कम पैसा देना पड़े या उसको जो बिजली का बिल मिले वो कम पैसे पे मिले, तो उसके लिए क्या किया, इंजीनियर्स ने वोल्टेज को अप कर दिया। वोल्टेज को अप करने से क्या हो गया, कंडक्टर का साइज कम हो गया। कंडक्टर का साइज कम होने से हमारा जो लागत है वो कम हो गया। पहला तो ये पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा, सबने देखा होगा, अगर मान लो ये दो पोल हैं, दो खंबे हैं, इसके बीच में एक कंडक्टर को बांधना है, ठीक है। अगर ये कंडक्टर है, अगर ये बहुत ज्यादा वजन है इसका, तो क्या होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा ये लटक जाएगा, ये है ना, ठीक है। और अगर यही कंडक्टर जिसका वजन कम है तो क्या होगा, टाइट होगा प्रॉपर, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया, वोल्टेज को बढ़ा दिया। वोल्टेज को बढ़ाने से क्या हो गया, कंडक्टर का साइज कम हो गया। कंडक्टर का साइज कम होने से क्या हो गया, ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब कंडक्टर लाइट वेटेड है, तो ये जो इस दूरी को क्या बोलते हैं, यहां से जो यहां तक की दूरी होती है, इसको बोलते हैं, टेक्निकल जो टर्म्स में बोलते हैं इसको सैग। क्या बोलते हैं इसको, सैग, ठीक है। जैसे घर पे भी हम लोग कपड़े बांधे सुखाने के लिए तार का यूज करते हैं, तो तार क्या होता है, हल्का सा झूल जाता है ना, तो ये टॉप वाला पॉइंट और ये बॉटम वाला पॉइंट, इसके बीच की दूरी क्या है, सैग, ठीक है। तो कंडक्टर का साइज कम होगा तो क्या होगा, सैग कम होगा। अब इस सैग के कम होने से क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि हमें जो पोल्स लगाने पड़ेंगे। अब भाई अगर ये तार ज्यादा यहाँ पे आ गया नीचे, सैग ज्यादा हो गया, तो इसके नीचे से कोई भी निकलेगा तो क्या हो सकता है, वो उसके कांटेक्ट में आ सकता है। और ये क्या है, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज लाइन है, ठीक है। जब इसके कांटेक्ट में आ सकता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पोल की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। भाई ये जो ग्राउंड से क्लियरेंस है, जो ग्राउंड, ये मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है। तो अब अगर ये कंडक्टर हैवी साइज के हैं तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो यहां से हमें ये वाली दूरी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो ये दूरी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो पोल्स हैं, पोल्स की लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। और पोल्स हमने देखा होगा बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। अब बड़े पोल्स को लगाना ये टफ काम है, फिर बड़े पोल्स को अगर हमें लगाना तो उसमें फिर से क्या होगी, लागत बढ़ जाएगी। तो इन सबका सोल्यूशन क्या है कि वोल्टेज को बढ़ा दो, कंडक्टर का साइज कम कर दो। कंडक्टर का साइज कम होने से क्या होगा, पोल्स छोटी हाइट के होंगे, कंडक्टर में पैसा बच जाएगा। एक तीसरा जो फायदा होता है, लॉसेस, जो लॉसेस होते हैं, एनर्जी के लॉसेस, वो भी कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पे करते हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई ट्रांसमिशन को हाई वोल्टेज पे क्यों करते हैं। तो ट्रांसमिशन को हाई वोल्टेज पे करने के 3-4 रीजन मैं आपको बता देता हूं। कंडक्टर का साइज कम हो गया, कंडक्टर का साइज कम होने से क्या हो गया, ये सैग कम हो गया, कंडक्टर की लागत कम हो गई, पोल्स में जो खर्चा लग रहा है वो कम हो गया, और कह सकते हैं कि जो पावर में जो लॉसेस हो रहे हैं, जो एनर्जी में लॉसेस हैं, वो भी कम हो जाते हैं कंडक्टर का अगर साइज कम हो जाता है तो, ठीक है। और साइज कैसे कम हो रहा है, उसका वोल्टेज अगर बढ़ा देते हैं तो ये पूरा हो गया ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन को हमने 2 सेक्शन में डिवाइड किया, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी 132, सेकेंडरी क्या 33। अब इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो आखिरी वाला स्टेप है पावर फ्लो का, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि सबने देखा होगा, पावर हाउस का नाम सुना होगा, आसपास सब लोग देखते होंगे, सबके आसपास क्या होगा, पावर हाउस। तो वहीं से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टेशंस होते हैं वहां पे क्या आता है, 11,000 की लाइन आती है, और 11,000 की लाइन को हम फिर से क्या कर देते हैं, ट्रांसफार्मर लगा करके
जो 11,000 की लाइन सबने अपने घर के आसपास या गली मोहल्ले में जब निकलते हैं तो देखा होगा ट्रांसफार्मर्स रखे होते हैं। उन ट्रांसफार्मर से क्या करते हैं, वो वोल्टेज को डाउन करके हम अपने घर पे सीधा उसको सप्लाई को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो पावर हाउस वाला सेक्शन है, जहां पे 11,000 की लाइन 33,000 की लाइन उतर रही है और वहां से 11,000 की लाइन निकल रही है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके बाद जो हमारे आसपास की जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ये सबने देखा होगा। ठीक है, आसपास के जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जहां से हम लाइट का डायरेक्ट यूज करते हैं, ठीक, वो क्या करते हैं, उस पर 11,000 की सप्लाई आती है और हमें आउटपुट पे वो क्या करते हैं 240 वोल्ट फेस टू न्यूट्रल, और फेस टू फेस कितना देते हैं 440 वोल्ट। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों के घरों पे क्या होता है, सिंगल फेस सप्लाई होती है, तो सभी लोगों के घर पे मैक्सिमम लोगों में क्या होगा 240 वोल्ट सप्लाई आ रही होगी। जो इंडस्ट्रीज हैं या बड़े बड़े कारखाने हैं या कोई कॉलेज है या स्कूल है जहां का लोड बहुत ज्यादा है, नॉर्मली अगर लोड आपके घर का 5 किलोवाट के ऊपर है तो आपको वहां पे 3 फेज सप्लाई दी जा सकती है। ठीक है, तो नॉर्मली सबके घरों का लोड 5 किलोवाट के कम ही होता है, मैक्सिमम घरों का लोड। अगर लोड ज्यादा तो वहां पे आप 3 फेज सप्लाई भी ले सकते हो, या फिर कह सकते हैं 3 फेज सप्लाई भाई वहां चाहिए जो इंडस्ट्रीज हैं, कारखाने हैं या बड़े स्कूल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो वहां पे मॉल्स हैं, तो वहां पे 3 फेज सप्लाई। नहीं तो घरों में क्या होगा फेस टू न्यूट्रल 240 वोल्ट की सप्लाई होगी। ठीक है, तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब जनरेशन तो मैंने आपको बता दिया था कौन करता है, एनटीपीसी। अब जो ट्रांसमिशन कौन करता है इंडिया में, पीजीसीआईएल। पीजीसीआईएल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी है, इसके थ्रू ट्रांसमिशन का पूरा काम किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, टावर्स को लगाना, ट्रांसमिशन लाइन को बिछाना। ठीक है, तो ये सारे काम पीजीसीआईएल देखती है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो है कौन करता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है अपने वहां, एक तो स्टेट का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जैसे कि आप यूपी के हैं तो यूपी में क्या होता है यूपीपीसीएल, जैसे एमपी में है तो एमपीपीसीएल, ऐसे बिहार में तो बिहार पावर कारपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो वहां का जो स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है एक तो वो करता है, और कई सारे ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं या कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे लाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्राइवेट कंपनीज के हाथों किया जा रहा है। तो कुछ प्राइवेट कंपनीज के नाम मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो ये पहले क्या है, टोरेंट पावर लिमिटेड। ठीक है, तो अगर आप लोग यूपी से हैं तो आगरा की जो लाइट है, आगरा में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आगरा में जो डिस्ट्रीब्यूशन किसके हाथों में, टोरेंट पावर लिमिटेड। ठीक है, ये एक प्राइवेट कंपनी है। आगरा में यूपीपीसीएल डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं देखती है, मतलब यहां से जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेक्शन है यहां से यहां तक का काम किसको दे रखा है, गवर्नमेंट ने टोरेंट पावर लिमिटेड को। ठीक है, इसके बाद कुछ और कंपनियां हैं जैसे कि टाटा पावर, ठीक है, अदानी पावर। इस सिंगल लाइन डायग्राम में मैं आप लोगों को एक चीज और ऐड करना चाहता हूं कि कुछ कंज्यूमर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो एसटी कंज्यूमर होते हैं, जिनको हाई वोल्टेज सप्लाई चाहिए होती है। तो अगर वो एसटी कंज्यूमर को अगर हमें सप्लाई देनी होती है तो यहाँ पे जो ये वाला है, यहाँ से सीधा जो 11,000 की लाइन है, ये सीधा क्या करते हैं, वो जो कंज्यूमर्स हैं एसटी कंज्यूमर्स वहां पे दे देते हैं। जैसे कोई बड़ा होटल है या बड़ी कोई इंडस्ट्री है तो वो क्या कहते हैं कि हमें भाई यहाँ से सप्लाई नहीं चाहिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से जिससे कंज्यूमर्स कनेक्टेड हैं, जिससे आम जनता कनेक्टेड है, उनको यहाँ से सप्लाई नहीं चाहिए होती है। इसके पीछे का भी कुछ रीजन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो एक यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है 3 फेज का, और इस ट्रांसफार्मर से एक कोई सोसाइटी चल रही है, और उसी ट्रांसफार्मर से मान लो कोई एक बड़ी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट सप्लाई दे देती है। ठीक है, तो अब क्या है कि अब इस ट्रांसफार्मर से आम जनता कनेक्टेड है, तो वहां का क्या होगा, आए दिन उसमें फॉल्ट आता रहेगा। ये हम लोग देखते हैं कि आए दिन क्या है, जैसे जो हमारे घर पे सप्लाई आती है, कभी ट्रांसफार्मर का फेज चला गया, कभी ट्रांसफार्मर में कुछ दिक्कत आ गई, तो क्या होता है वहां पर पावर फेलियर ज्यादा होता है। अब भाई ये एसटी कंज्यूमर है ना, तो इसका अगर काम कुछ मिनट के लिए भी बंद हो गया तो क्या होगा, इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये कहेगा भाई हमें यहाँ सप्लाई मत दो, आप मुझे 11,000 की सप्लाई दे दो, हम अपना अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा लेंगे और हम वोल्टेज को क्या कर लेंगे, स्टेप डाउन कर लेंगे। मतलब ये वाला जो स्टेप्स है, ये नीचे वाला स्टेप्स है, वो कहता है कि हम खुद कर लेंगे, हम अपना अंदर एक
इलेक्ट्रिकल पूरा सिस्टम डिजाइन कर लेंगे, जहां पे हम एक अपना पर्सनल ट्रांसफार्मर लगा लेंगे, जिससे कि क्या हो, वो उसका खुद का ट्रांसफार्मर रहेगा, जिससे कि ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही थी कि आए दिन ट्रांसफार्मर का फेज चला गया या ट्रांसफार्मर में कुछ दिक्कत आ गई, फिर यहाँ का ट्रांसफार्मर जल गया या कुछ फॉल्ट हो गया, तो उसको रिप्लेस करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो यहाँ पे इसको ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आम जनता है तो उसको इससे पावर फेलियर से ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, जो एसटी कंज्यूमर्स होते हैं, हाई टेंशन कंज्यूमर, वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट 11,000 की सप्लाई अपने वहां ले लेते हैं। तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, ये एलटी और ये एसटी, ठीक है। एलटी मतलब लो टेंशन, एसटी मतलब हाई टेंशन, मतलब 11,000 की लाइन सीधा वहां पे जा रही है। दोस्तों आपको मेरे हिसाब से आप बेहतर एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि लाइट का जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ये कैसे होता है, किसके द्वारा किया जाता है और कहाँ और किस लिए किया जाता है। इस दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। तो मेरे जो वीडियोज हैं, जो पुरानी वीडियोज हैं, ये मेरा तीसरा वीडियो था। अगर ये आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लोग इन वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि और लोग इस चैनल पे जुड़ें, और जैसे ही इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे, हम लोग इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट की डिटेल्ड स्टडी या डिटेल्ड प्रिपरेशन चैप्टर वाइज स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।